हेलो स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन की एंड अकरेंस के बारे में तो ध्यान समझिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान समझिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कार्बन क्या है। कार्बन इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है और साथ में बहुत सारे कंपाउंड्स, मीन्स आप बोल सकते हैं इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत सारे अनकाउंटेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है कौन? कार्बन। ठीक है। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स आपको हर जगह इतना फैला हुआ है कि आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन। और साथ में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है। ये क्या है? एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें कि सिर्फ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। और साथ में क्या होता है कि कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इंक्लूड रहता है। ठीक है। तो अगर बात करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं मेनली कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि अगर एग्जांपल देखेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जैसे कि मीथेन दे रखा है CH4, इथेन दे रखा है C2H6, मीथेन। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन से। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि एक कार्बन सिंगल कार्बन है, वन कार्बन है, यहाँ पर टू कार्बन है। अगर थ्री कार्बन होते, फोर कार्बन होते, फाइव कार्बन होते, इस तरह से। अगर वन कार्बन है तो इसको बोलते हैं मीथ, टू कार्बन है ईथ, इसलिए यहाँ पे मीथेन हो गया है। ठीक है। और टू कार्बन है इथेन हो गया। अगर थ्री होता प्रोप और फोर होता ब्यूट। ठीक है, इथेन, यहाँ पे इथेन आ रहा, प्रोपेन हो जाता, ब्यूटेन हो जाता, इस तरह से चलता है। क्लियर है? तो मीथेन, इथेन, अगर थ्री है प्रोप, अगर थ्री कार्बन है प्रोप, अगर फोर है ब्यूट, फाइव है तो पेंट, सिक्स है तो इस तरह से हेप्ट, हेक्स, इस तरह चलता रहता है, हेक्स हेप्ट। तो ये होता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये चलता रहता है कंटिन्यू। अगर इसकी बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बस मैंने तो आपको थोड़ा सा बता दिया कि अगर एक कार्बन होता है तो मैथ बोलते हैं, टू होते हैं तो ईथ बोलते हैं, थ्री होते हैं प्रोप, फोर होते हैं तो ब्यूट, फाइव होते हैं पेंट, इस तरह से चलता रहता है। नाउ अब बात करते हैं कुछ एसिड्स हैं। जैसे दे रखा है एसिटिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, CH3COOH। एल्कोहल दे रखा है, ये मेथिल एल्कोहल दे रखा है, CH3OH। ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और इनकी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये किसके हैं? ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब बात करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं ऑक्साइड्स की, जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, मेटालिक कार्बाइड्स हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, या यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, ये सारे ऑक्साइड्स है, ये कार्बोनेट हो गया, ये बाइकार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनिक एसिड है। तो जो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी माफ कीजिएगा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड मेटालिक कार्बाइड। क्लियर है? अब इसके बाद बात करेंगे अदर कंपाउंड, जो कुछ और कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जैसे कि शुगर हो गया, जिनके अंदर कार्बन रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, स्टार्च हो गया, फ्यूल हो गया, और साथ में सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह हैं, तो इनमें क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है। ये तो हो गया बेसिक जो इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट बात करेंगे अकरेंस के बारे में, समझेंगे अकरेंस क्या होता है। देखिए जो कार्बन है प्रेजेंट रहता है दोनों ही स्टेट, जो स्टेट्स हैं आपकी उनमें आपको मिलेगा। एक तो फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में अवेलेबल होगा। फ्री में ही मिल सकता है आपको एंड कंबाइंड स्टेट में भी आप देखने को मिल सकता है। तो फ्री स्टेट में ये नेचर में प्रेजेंट रहता है, नेचर में प्रेजेंट रहता है क्रिस्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल फॉर्म में एंड एमोर्फस फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में ये नेचर में प्रेजेंट रहता है। एक तो क्रिस्टल फॉर्म और दूसरा एमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म क्या होते हैं आपके? जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ये भी क्या है? कार्बन की फॉर्म। बात करते हैं कि एमोर्फस क्या होता है, ये भी देखो कोल हो गया। जैसे कि ये सारे क्या होते हैं कि अर्थ के जो अर्थ सरफेस के बिलो पाए जाते हैं ना। आपने देखा होगा जैसे कि कहीं आपकी डिगिंग या जो खुदाई चलती है ना, कोयले की खान बोलते हैं जैसे आप, माइनिंग वगैरह हो रही है, तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह से चलता रहता है। और अर्थ सरफेस के नीचे ये क्या होता है? डायमंड वगैरह या फिर ग्रेफाइट्स वगैरह, कोल्स वगैरह, तो वो वहां पर अवेलेबल हो जाता है, वहां पर मिल जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो आपने देखा फ्री स्टेट में पाया जाता है कार्बन। नाउ अब बात करेंगे कि कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट में क्या होता है? जैसे कि आपने देखा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो किससे मिलकर बन रहा है? कार्बन से। तो ये भी क्या है? कार्बन प्रेजेंट है लेकिन कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना रहा है। ठीक है।
ऑक्सीजन शायद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी क्या है, कंबाइन स्टेट में प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर। बात करेंगे कि और भी है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में जैसे नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। नाउ सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, जैसे वुड हो गया, सेलुलोज के फॉर्म में रहता है। प्लांट एनिमल्स की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में रहता है। मिनरल्स की बात करेंगे, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो आपका जो कंबाइंड स्टेट में कैसे कैसे मिल सकता है, सॉलिड में भी मिल सकता है, एनिमल प्लांट के अंदर भी मिलता है, मिनरल्स के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपका नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो नेचर में प्रेजेंट है, इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। ये क्या है, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है कार्बन। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो समझिएगा इसको, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे तो कार्बन की बात हो रही है, अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, इसकी फिजिकल फॉर्म्स वन या मोर देन वन अगर फॉर्म रहती हैं, जो फॉर्म है अगर कई कई फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, तो उनको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स मींस एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की जो एग्जिस्टेंस है एक से ज्यादा फॉर्म में अगर अवेलेबल है, तो उनको बोला जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ पर अगर कार्बन की बात हो रही है, तो अगर कार्बन के फॉर्म बहुत सारे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। क्लियर है। अब क्या होता है, जो एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स में बेसिकली क्या रहता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती हैं। केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं। अब इसमें देखेंगे, जैसे कि अगर बात करते हैं कि क्या रीजन है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट रहती हैं। रीजन क्या रहता है कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो एटम का स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हैं एटम का जो अरेंजमेंट है, आप प्रॉपर्ली उसको देखेंगे, एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट रहता है, डिफरेंट रहता है। अगर एलोट्रॉप्स आपने क्या लिया, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स आपने पिकअप कर लिया, ठीक है, आपने लिए, तो 2 आपके क्या है, एलोट्रॉप्स हैं, तो दोनों में जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ये रीजन है जो आपको पूछा जा सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट रहती हैं, है ना, एलोट्रॉप्स के अंदर। तो क्यों होती हैं, क्योंकि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहती है, डिफर रहती हैं। अब लेकिन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों रहती है। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम रहती है क्योंकि आपका एलिमेंट तो कार्बन ही है, कार्बन तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है, कार्बन तो आपका जो एलिमेंट है वो तो सेम रहेगा। तो इस वजह से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में। कुछ और देखते हैं, जैसे कि एलोट्रॉप्स यहाँ पर दे रखी है, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या है, अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म दे रखा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, एक जो अरेंजमेंट होता है, जो एटम या पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं, तो एक सिस्टमेटिकली बेस वहाँ पर अरेंजमेंट रहता है। क्रिस्टल जो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में, एक आपका जो सिस्टमेटिक वे है उसमें क्या रहता है, अरेंजमेंट रहता है जो आपके पार्टिकल्स है। तो अगर बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं, तो आपके जो प्रेजेंट रहते हैं 2 फॉर्म में रहते हैं। एक तो आपका क्रिस्टलाइन होता है और दूसरा आपका एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन की बात करेंगे, क्रिस्टलाइन में क्या रहता है कि जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, है ना, और फुलरेंस हो गया। तो ये जो रहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म रहते हैं। डायमंड आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, या ग्रेफाइट। देखिए अभी ये छोटा सा आपको ओवरव्यू है, आगे चल के आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इन सबके बारे में। डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, या फिर आपका फुलरेंस हो, इनके बारे में सबके बारे में एक बार देखेंगे, जो जो आपका सिलेबस में होगा। तो देखिए आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब फुलरेंस की बात करेंगे। फुलरेंस क्या रहता है, एक बकी बॉल की तरह स्ट्रक्चर रहता है इसका, या बोल सकते हैं आप फुटबॉल देखिए हमने, फुटबॉल क्या रहती है, अगर ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर बने रहते हैं ना, इस तरह से ऐसे बने रहते हैं, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, इस तरह से स्ट्रक्चर आपके बने रहते हैं। तो फुलरेंस जो रहता है आपका क्या, बकी बॉल की तरह रहता है, एक आपका हॉलो केस की तरह रहता है, जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, कार्बन के जो एटम है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कितने आपके वेरी करते हैं, 30 से लेकर 900 एटम तक रहते हैं, ठीक है। सब डिफरेंट डिफरेंट रहता है, अगर किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 60 है, किसी में 90 है, वो सब अलग अलग उनके फिर नाम होते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, ये जो आपके सिलेबस में है, अगर 60 कार्बन के एटम है, अगर कार्बन के एटम क्या 60 है, तो उसको बोला जाता है बकमिंस्टर। क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस। क्या बोलेंगे, ये आपको जो नाम है वो याद रखना है, बकमिंस्टर फुलरेंस। क्या होता है, कार्बन एटम कितने रहते हैं, 60 रहते हैं, और स्फेरिकल शेप में रहता है। कार्बन एटम कितने रहते हैं, 60 रहते हैं। साथ में जो एटम है उनका जो अरेंजमेंट रहता है मॉलिक्यूल के अंदर कैसा रहता है, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल। समझ रहे हो, हेक्सागोनल का मतलब इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ये हेक्सागोनल हो गया। पेंटागोनल का मतलब कैसे रहेगा, इस तरह से, ये पेंटागोनल। तो जो अरेंजमेंट है, जो एटम का अरेंजमेंट है, इस तरह से वो रहता है। नाउ अगर ऑब्टेन करने की बात करेंगे, कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं, कैसे करेंगे, जो वेपराइज्ड आपका ग्रेफाइड है, उसको जो आपका वेपराइज्ड
जो आपका वेपराइज्ड ग्रेफाइड है उसको कंडेंस करने के बाद जो आप कंडेंस करेंगे उसको, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा बकमिस्टर फुलरेंस या फुलरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में, क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। अब देखिएगा एमोर्फस क्या रहते हैं। एमोर्फस में ये बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन, अगर आपने ऊपर क्रिस्टलाइन देखा था, ये माइक्रो हल्का सा कुछ ना कुछ थोड़े से इसमें जो अंश बोल सकते हैं आप, कुछ रहता है, कुछ मीन्स क्रिस्टलाइन की अगर बात करते हैं तो माइक्रो लेवल पे इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का आपका सिस्टमैटिक ढंग से मिलेगा, नहीं मिलता है, लेकिन हल्का सा अगर बोल सकते हैं आप 1% बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल पे क्या मिल सकता है, इसमें क्रिस्टलाइन नेचर आपको अवेलेबल हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जैसे कि देखिए चारकोल की बात करेंगे। चारकोल हो गया जो किसके अंदर आता है, एमोर्फस फॉर्म इसका। लैम्प ब्लैक हो गया या इसको सूट भी बोला जाता है, कोल हो गया, कोक हो गया, ये सारे क्या एमोर्फस फॉर्म है कार्बन के। नाउ इसके बाद बात करेंगे जैसे कि अगर चारकोल के अंदर देखेंगे, वुड भी देखेंगे, शुगर एंड बोन चारकोल देखेंगे, तो इनके बारे में हम लोग अभी आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो देखिएगा। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन इसका एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन का। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो देखिएगा ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है जैसा मैंने बताया था आपको, तो पूरा आपका जो पेशेंस है बना रहना चाहिए और कंसंट्रेशन भी आपका यहाँ रहना चाहिए। जब मैं कंटिन्यू इतना पढ़ा सकता हूँ, पूरी इतनी लंबी क्लास ले सकता हूँ, तो भाई आप लोगों को भी इतना करना चाहिए, है ना, इसको कंटिन्यू देखना चाहिए। नहीं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ब्रेक कर करके देखिएगा, आप थोड़ा सा आज देख लीजिए फिर कल देख लीजिएगा, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए आप बात करते हैं। अब बात करेंगे क्रिस्टलाइन जो आपके एलोट्रॉप्स है, डायमंड और ग्रेफाइट की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अकरेंस आपने देखा था पीछे भी कि नेचुरली प्रेजेंट रहता है। अब लेकिन अगर बात करते हैं तो ये इम्बेडेड रहता है, मीन्स फंसा रहता है, जो हार्ड आपकी रॉक्स रहती हैं, रॉक्स के अंदर फंसा रहता है। ठीक है, जो अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर अफ्रीका, ब्राजील में बहुत ज़्यादा मिलता है, ब्राजील और अफ्रीका में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मिलता है डायमंड। और जैसे अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट आपको वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कहीं पे अवेलेबल ज़्यादा रहते हैं। अगर बात करते हैं जैसे दे रखा है एज प्लम्बेगो, प्लम्बेगो की तरह मिलता है ये। अगर इसकी एक्रोनेंस की बात करें तो प्लम्बेगो क्या रहता है, एक ब्लैक शीशा आप उसको बोल सकते हैं, काला शीशा। ठीक है, एक शीट टाइप में मिलता है इस तरह से, तो ब्लैक सॉलिड रहता है, इस फॉर्म में ये मिलता है। काला शीशा इसको बोल सकते हैं प्लम्बेगो, तो उस फॉर्म में नेचर में क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रिपरेशन की तो डायमंड को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत टेम्परेचर चाहिए, एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। किस पर, जब आप क्या करेंगे कार्बन को सब्ट्रैक्ट, कार्बन पे क्या लगाएंगे, एक हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड में। तो ये इतना सारा प्रेशर और टेम्परेचर आप कहाँ से लेके आएंगे, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन प्रिपेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल कंडीशन में आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आइडियल कंडीशन में। नाउ अब बात कर सकते हैं, बात करेंगे, हाँ अब देखिएगा, तो अब बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों के कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, आप क्या करिए, जो आपकी सिलिकॉन कार्बाइड है उसको क्या कर दीजिए, हीट करिए सिलिकॉन कार्बाइड को। इसको बोल सकते हैं आप थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द सिलिकॉन कार्बाइड। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, हीट करते चले जा रहे हैं सिलिकॉन कार्बाइड को, तो उससे कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थे आर्टिफिशियल मेथड से आप उनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, शेप ऑफ क्रिस्टल। तो देखिएगा कैसा इसका जो स्ट्रक्चर वो रहता है, इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर रहता है ऑक्टाहेड्रल रहता है। कैसा रहता है, ऑक्टाहेड्रल, और 3D में रहता है, मीन्स 3 डायमेंशनल में रहता है, ऑक्टाहेड्रल रहता है। और जो इसकी अगर साइड की बात करेंगे 8 साइड होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर फेस भी देख सकते हैं, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, उधर भी देख सकते हैं, है ना। 4 आपके फ्रंट है और 4 आपके क्या हो जाएंगे, बैक वाले हो जाएंगे। तो आपके टोटल कितने, 8 साइडेड क्रिस्टल रहता है। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप को। देखिए याद रखिएगा, जो शेप होता है किसका, डायमंड, जो आपका डायमंड है वो उसका क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल, और 3D में रहता है, 3 डायमेंशनल में रहता है। बात करेंगे ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट क्या रहता है आपका, सीट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये 2 डायमेंशन में रहता है, 2D में रहता है। क्लियर है। अब देखेंगे इसकी जो क्रिस्टल लेटस है, मीन्स पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है कैसा रहता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है कैसा रहता है, वो किसमें देखेंगे, क्रिस्टल लेटस में। तो क्रिस्टल लेटस में क्या है, देखिए अगर कोई भी अगर आपको सब्सटेंस दे रखा है, जैसे अगर आप एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट की आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, उसके जो एटम की स्टडी करते हैं, मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट की स्टडी करेंगे, तो होल की होल जो आपका पूरा सब्सटेंस है या फिर आपका एलिमेंट है, उसकी आपकी स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक यूनिट छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट उठाइए, उसकी स्टडी करिए, तो आप पूरी की पूरी उसकी
कंबाइन पूरी होल स्टडी आप उसकी बता सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी अगर ग्रेफाइड या फिर आपका डायमंड दे रखा है, अगर आपको उसकी क्या करना है, स्टडी करना है, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की स्टडी करिए। तो क्रिस्टल लैटिस की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स या बोल सकते हैं यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। वही जो यूनिट है आपकी, वही जो यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल यूनिट। क्या होती है टेट्राहेड्रल यूनिट? ये भी 3D में रहती है, 3 डायमेंशन में रहती है। तो अब अगर आपको डायमंड की स्टडी करनी है तो टेट्राहेड्रल यूनिट की स्टडी करिए, पूरी की पूरी डायमंड की स्टडी कर लेंगे आप। ऐसे ही अगर आपको ग्रेफाइट की स्टडी करना है तो जो आपका हेक्सागोनल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है, हेक्सागोनल यूनिट, उसकी आप स्टडी करिए, तो होल पूरी की पूरी आप ग्रेफाइट की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस आपकी क्या बनी होती है, 2D में रहती है और हेक्सागोनल यूनिट से मिलके बनी हुई होती है। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटी यूनिट है, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल यूनिट। और डायमंड में क्या होता है, टेट्रागोनल यूनिट। अब इसका जो कार्बन, अगर जो एटम है किस तरह से अरेंज रहते हैं, तो देखिएगा जो कार्बन एटम है तो चारों तरफ 4 बॉन्ड रहते हैं इस तरह से, 4 कार्बन से अटैच रहता है किसके अंदर, ये डायमंड के अंदर, जो आपकी टेट्राहेड्रल यूनिट है। इस तरह से चारों तरफ क्या रहते हैं, कार्बन कार्बन अटैच रहते हैं। और जो बीच में बॉन्ड रहता है उसको बोलते हैं, जो आपका बॉन्ड है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और अब बात में देखिए, और साथ में एक चीज और देखेंगे, जो इसके बीच में लेंथ होती है, जो लेंथ होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। क्या रहता है कि जो कार्बन एटम है किसके अंदर, टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर, वो क्या रहता है, 4 कार्बन से अटैच रहता है बाई कोवैलेंट बॉन्ड। और जो आपकी जो लेंथ है वो क्या रहती है, वो इक्वल रहती है, सेम रहती है। क्लियर है? अब अगर बात करते हैं ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट में क्या रहता है, ग्रेफाइट जो कार्बन रहता है 3 कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है, ये इस तरह से, ये आपके 3 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, 3 कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है। यहां पर आपका फोर्थ वाला कार्बन नहीं रहता है, 3 कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है। और साथ में क्या है, ये जो 3 बॉन्ड होते हैं आपके कौन से रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं, वो भी आपके सेम लेयर में, एक ही लेयर में। जैसा आपने देखा सीट, यहाँ पर देखा था सीट बन रही थी इस तरह से, ये आपकी सीट है। तो ऊपर वाली जो सीट है, यहाँ पर कार्बन रहेगा, 3 कार्बन एटम से अटैच रहेगा, 3 कार्बन एटम से अटैच रहेगा। जो उसका फोर्थ वाला है अरेंजमेंट, वो दूसरी वाली लेयर के साथ रहता है। इस वजह से क्या होता है कि जो फोर्थ है, फोर्थ वाला जो फोर्थ वाला उसका जो बोल सकते हैं आपका बॉन्ड है, वो क्या रहता है, काफी वीक रहता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जहां भी आप मरकर सॉरी जहां भी आप उसको ग्रेफाइट को यूज करेंगे तो वहां पर मार्क छोड़ जाता है ना। ग्रेफाइट जैसे आप पेंसिल भी यूज करते हैं, आप अगर ग्रेफाइट एक रॉड लेके आइए, उसको आप किसी, आप जो ब्लैंक पेपर है, वाइट पेपर है, तो उस पर आप चलाइएगा तो क्या हो, मार्क छोड़ेगी। तो किस वजह से रहता है, क्योंकि जो आपकी लेयर है, मीस सेकंड वाली जो लेयर रहती है, अब इसको समझिएगा ध्यान से, क्या रहता है, लेयर्स रहती है इसके अंदर, पैरेलल लेयर रहती है, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, इस तरह से लेयर्स रहती हैं। क्या रहती हैं, लेयर्स रहती हैं। और एक दूसरे से हेल्ड होती है, मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल बंधी हुई है, लेकिन एक फोर्स रहता है, एक जो फोर्स होता है काफी वीक फोर्स रहता है, वेरी वीक फोर्स, वंडर वाल, इसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स रहता है, वंडर वाल फोर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये आपका कौन सा फोर्स है, ये वंडर वाल फोर्स है, ये वाला, ये आपका कौन सा फोर्स है, वंडर वाल फोर्स है। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपका दिख रहा है, यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है, वो क्या आपका, वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस वजह से इसमें क्या, वंडर वाल फोर्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड दोनों ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं डायमंड की, बात करते हैं तो डायमंड में क्या रहता है कि चारों के चारों कार्बन अटैच रहते हैं और साथ में कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच रहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक आपका क्या है ये। अब लेकिन क्या रहता है इसमें कि एपाइस एपिसिस, एपिसिस क्या रहता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका वर्टिस है, वर्टिसेस है, तो यहाँ से ये सारे देखो अटैच हुए हैं, एक पीछे होगा तो 4 कार्बन आपके अटैच होंगे। यहाँ पे इतना देखिएगा, इसको आप देखिए, मैं साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ इतना आप देखिएगा इस तरह से। ये आपकी जो यूनिट है कौन सी है, ये आपका टेट्राहेड्रल यूनिट है, टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो नीचे वाला पार्ट मत देखिए, आप ऊपर वाला देखिए। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, एक पीछे होगा जो आपको दिख नहीं रहा है, तो ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा, यहाँ पर एक और कार्बन रहता है जो नीचे कार्बन होगा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है आपका क्या रहता है, किसके अंदर, डायमंड के अंदर रहता है। दो ही आपके ये देखो जहाँ पर पॉइंट बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो डॉट, डार्क डॉट है, वो क्या आपके कार्बन एटम है और कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लियर? तो आप इसको देख सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है। नाउ ये तो था किसके बारे में, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। और इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखो वंडर वाल फोर्स है, ये नीचे जो सेकंड वाली लेयर्स है जहाँ पे कार्बन अटैच है, देखिए यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन वंडर वाल फोर्स अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये तो था स्ट्रक्चर के बारे में, ग्रेफाइट एंड डायमंड के बारे में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखिएगा।